classes in 1989 cared about Newtonian physics. The only Newtons they cared. हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। तो बच्चों, अभी आपने जो छोटी सी क्लिप देखी है ना, इसमें एक बहुत अमेजिंग साइंस छुपी है, बहुत अमेजिंग फिजिक्स छुपी है। तो कौन सी फिजिक्स इसमें छुपी है वो तो हम जानेंगे, ये लेक्चर उसी पे बेस्ड है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बार इजीली ऐप के बारे में बता दूं। तो फिजिक्स की दुनिया में हम बढ़ने वाले हैं इजीली के साथ, और इजीली है तो इजी है। तो चलिए पहले ऐप के बारे में जान ले। अभी बैठे बैठे फोन पे आप प्ले स्टोर खोल लीजिए, ठीक है। और प्ले स्टोर खोलने के बाद ये इजीली लर्न विद अ स्माइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद साइन अप कर लीजिए। अगर अभी तक आपने साइन अप नहीं किया है, आप नए यूजर हैं, और अगर आपने साइन अप कर रखा है, डाउनलोड कर रखा है, तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। बहुत बेसिक तरीके से साइन अप प्रोसेस होती है, जैसे किसी भी ऐप में होती है। अपना नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको आता है OTP, और कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाती हैं, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर। लोकेशन ऑन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लोकेशन जरूर ऑन रखिएगा। जैसे ही आप वेरीफाई विद OTP पर करते हैं, OTP डाल के फिर से वेरीफाई करिए, और वेरीफाई करने के बाद आपको मिलेंगे कोर्सेज। ये कोर्सेज है कॉम्पिटिटिव या प्रोफेशनल एग्जाम के लिए, क्लास 11th 12th CBSE बोर्ड्स के लिए, या फिर CUET एग्जाम के लिए। भैया आपके काम की चीज तो ये है, क्योंकि आप अगर क्लास 11th और 12th के CBSE बोर्ड या फिर साइंस में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टॉपर्स और प्रारंभ बैच मिलेंगे, ठीक है। अगर आपके दोस्त कॉमर्स के हैं तो आप उनको भी रेकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पर उनके लिए उदय और शिखर 2 बैचेस हैं। अगर कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको आप ये कोर्स रेकमेंड कर सकते हो, और SSC की प्रिपरेशन के लिए या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप ये कोर्स रेकमेंड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक लंबा चौड़ा चिट्ठा, जिसमें कुछ कोर्सेज हैं। अगर आप नीट सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव में जाने के बाद आप नीट सेलेक्ट करते हैं, तो वहां पे भी आपको टॉपर्स और प्रारंभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो है बेटा कंबाइंड कोर्स है CBSE प्लस नीट दोनों के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको पूरा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि आप कौन कौन से कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने कोर्स लिया, आप प्रारंभ बैच के बच्चे हैं, आपने प्रारंभ सेलेक्ट किया, नीट सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद अपनी क्लास सेलेक्ट करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो आपको मिलेगा ये विंडो, ये पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक एनुअल कोर्स फी देखने को मिलती है, जो एक्चुअली सिर्फ 0 रुपीज है, सिर्फ 0 रुपीज है। उसके लिए आपको ये कोर्सेज सारे कार्ट में डालने हैं, और कार्ट में डालने के बाद ये देखो बेटा, फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करो, और जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करते हो तो कोर्स फ्री हो जाता है। तो इजीली आपके बारे में बताना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि जब आप YouTube पे लेक्चर्स देखते हो तो आपकी कंप्लेंट्स आती है बार बार कि बहुत सारे एड्स आ रहे हैं। उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐप पे कोई एड्स नहीं आएंगे। DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की अगर बात करी जाए, या फिर ये जो लेक्चर के नोट्स होंगे, सब कुछ आपको ऐप पे मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो ऑफ कोर्स आपको YouTube पे नहीं मिलेंगे, जैसे डेली डाउट सॉल्विंग यहाँ पे रेगुलर होगी। अगर आपने कोई डाउट पोस्ट किया तो उसका इमीडिएट सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। बच्चा पार्टी, शुरू करें हम आज का लेक्चर। तो क्या है आज का लेक्चर? इंट्रोडक्शन टू मोशन इन अ प्लेन। ये आपकी NCERT के हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर है। अभी जस्ट हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन फिनिश किया है, तो हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। और क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले हमने मतलब कुछ पिछले लेक्चर्स में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है फॉर 1 डिमेंशन, है ना। अब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम इन 2 डिमेंशन जो है कवर करेंगे। सो टॉपिक है आज का रिलेटिव मोशन इन 2D, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद इस चैप्टर में आपको मिलेगा प्रोजेक्टाइल मोशन से नीट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका रिलेटिव मोशन इन 2D कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इस टॉपिक में भी हेल्प और सपोर्ट मिलेगी। काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। मेजरली जो आपका चैप्टर है वो प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने जो शेल्डन कूपर का एग्जाम्पल देखा अभी, है ना, तो शेल्डन कूपर के एग्जाम्पल में आपको कुछ ऐसा दिखा होगा। चलो इसको गोलू और मोलू से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक स्केट बोर्ड पे गोलू चढ़ा हुआ है, और स्केट बोर्ड जो जा रहा है आगे वो v वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं
कि बताओ गोलू की क्या वेलोसिटी है। कॉमन सेंस कहता है कि अगर स्केट बोर्ड के रिस्पेक्ट में गोलू रेस्ट पे है तो गोलू की भी फॉरवर्ड वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल आगे की जो वेलोसिटी है वो v हुई। अच्छा, गोलू के हाथ में थी एक बॉल, तो गोलू ने क्या करा, उस बॉल को ऊपर फेंक दिया। ठीक है, गोलू ने उस बॉल को ऊपर फेंक दिया। अब जो अजूबा होता है वो ये कि भैया गोलू तो आगे जा रहा है, तो गोलू जो है उसने सपोज कुछ x डिस्प्लेसमेंट कवर करा, बॉल कहाँ फेंकी थी, ऊपर फेंकी थी, पर x डिस्प्लेसमेंट के बाद ठीक है गोलू वो बॉल कैच कर पा रहा है, गोलू ने वो बॉल कैच करी। इसका मतलब कि बॉल कुछ इस तरीके से कर्व ट्राजेक्ट्री, पैराबोलिक ट्राजेक्ट्री फॉलो कर रही है। पर अगर आप गोलू हैं तो आपको बॉल की ट्राजेक्ट्री क्या दिखेगी, वर्टिकल। आपको दिखेगा कि गोलू ने बॉल ऊपर फेंकी और बॉल नीचे उसके हाथ में ठीक कैच हो गई। पर अगर आप मोलू हैं, आप स्केट बोर्ड पे नहीं खड़े, बाहर ऐसे सड़क पे देख रहे हैं गोलू को ये कारनामा करते हुए, तब आपको क्या दिखेगी, पैराबोलिक। बस यही हुआ था शेल्डन कूपर के साथ, है ना। अब शेल्डन कूपर क्या था, ये जो आपने क्लिप देखी उसमें शेल्डन कूपर था मोलू, करेक्ट, शेल्डन कूपर था मोलू। चलिए मैं जरा एक ट्रेन बना दूं, तो ये है अपनी ट्रेन, और हाँ मोलू को अपन ट्रेन से बाहर रखते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो थी ये अपनी ट्रेन थी, ठीक है, और ट्रेन चल रही है आगे। गोलू ट्रेन के बाहर का कुछ नहीं देख पा रहा, गोलू ट्रेन के बाहर का कुछ नहीं देख पा रहा, वो ट्रेन के अंदर है। तो स्केट बोर्ड पे नहीं है बेटा अभी, वो स्केट बोर्ड पे नहीं है, ये स्केट बोर्ड हटा देते हैं। ट्रेन चल रही है आगे v वेलोसिटी के साथ और वो ट्रेन के बाहर का कुछ नहीं देख पा रहा। इट्स लाइक कि मैं ट्रेन में खड़ी हूं और मैंने ये पेन उछाला, तो क्या पेन मेरे हाथ में गिरेगी, हाँ भाई गिरेगी। पर क्या उस टाइम पे ट्रेन आगे चली थी, मेरे फेंकने से कैच करने के दौरान ट्रेन आगे चली थी, ट्रेन आगे चली थी, तो मैं भी तो ट्रेन के साथ आगे गई कि नहीं गई, है ना। मैं ट्रेन पे रेस्ट में खड़ी हूं, ट्रेन आगे गई तो मैं भी तो ट्रेन के साथ आगे गई। तो क्या बाहर खड़े किसी इंसान को, मान लो वो खिड़की के थ्रू अगर गोलू को दिखता है, ठीक है, तो जो मोलू जब गोलू को इस खिड़की से देख रहा है तो क्या उसको गोलू आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, गोलू उसको आगे बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। तो ठीक है, कुछ टाइम बाद गोलू उसको यहां दिखा, पर अगर गोलू उसको यहां दिखा, गोलू ने आगे का एक डिस्टेंस कवर किया है, तो इसका मतलब ये है कि जो बॉल है भैया, बॉल भी तो आगे गई, बॉल भी तो आगे गई। तो बॉल किस तरीके से आगे गई, इस तरीके से आगे गई मोलू के लिए। पर गोलू बेचारा जो ट्रेन के अंदर खड़ा था, बैठा था, जो भी था, रेस्ट पे था, उसने जब बॉल को देखा तो बॉल ऊपर गई और बॉल नीचे आई। बॉल के यहां पे हमें दो मोशन समझ आ रहे हैं। एक मोशन है रिलेटिव टू गोलू, बेटा ये हो गया वन डायमेंशनल मोशन, बॉल ऊपर गई और नीचे आई। लेकिन एक मोशन है रिलेटिव टू मोलू, मोलू के रेस्पेक्ट में जो मोशन है वो टू डायमेंशन हो गया। बॉल के पास किसी भी इंस्टेंट पे जो भी वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहां से शुरू होता है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन का कॉन्सेप्ट। एक ही ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अलग अलग हो सकता है तो भैया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करोगे, मतलब कि उसकी वेलोसिटी भी दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग हो सकती है, उसका एक्सीलरेशन भी अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग हो सकता है। और यही कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी का, जिसको अभी आज हम टू डायमेंशन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चा पार्टी अब हम कुछ वेक्टर्स इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं, है ना। तो वेक्टर के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन देकर पूछूं कि बताओ इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड किसी ऑब्जेक्ट की क्या होगी, तो अगर आपके दिमाग में वेक्टर नोटेशंस, वेक्टर फॉर्मूले क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो फटाफट इसको देखो। अब एनालिसिस ऑफ रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन।
तो अपने पास मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे बेटा, ए पे, ठीक है। ए के लिए पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, तो ओ से ए तक वेक्टर ओ ए, इसको हम ऐसे वेक्टर आर ए लिख सकते हैं। वो ए का क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। अब अगर ये ऑब्जेक्ट ए से बी पे जाए, या मान लो पहले बी था, बी पे था और बी से ए पे गया, ठीक है, इसकी पोजीशन का चेंज, इसकी पोजीशन का शिफ्ट या पोजीशन का चेंज हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अगर फिर से देख लो बेटा, मैं आपको बता दूं, अगर इस ए बी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज हम इस लाइन के अलोंग देख रहे होते, ये आपको ये जो येलो लाइन दिख रही है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के अलोंग यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बैठा होता किसी पॉइंट पे, और फिर हम इसकी पोजीशन का चेंज, वेलोसिटी का चेंज, वो वन डायमेंशन हो जाता। इस लाइन को हटा दो और ये दो पोजीशंस जो हैं, ये दो पोजीशंस एक्स और वाई एक्सिस के बीच में डाल दो। अब अगर आप पोजीशन का चेंज देखते हो तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, वो चेंज इन पोजीशन इन टू डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा, आर ए आर बी, आर ए बी को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, देख लो। ये आपको पता है, अगर मैं ट्राइंगल लॉ, हमने पहले ही वेक्टर के ऊपर सारे जो लेक्चर्स हैं फिनिश कर लिए हैं। जिन बच्चों ने वेक्टर के ऊपर कोई भी लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्रारंभ बैच जो है ना, उसकी जब आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पे आपको वेक्टर अलजेब्रा पूरा एक एक सीक्वेंस वाइज लेक्चर मिलेगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देख लेना, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन को अगर अपन फॉलो करें, बी पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, बी पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर है आर बी लिख सकते हैं, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर ए लिख सकते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी पे तितली बैठी और बी पे तितली बैठ के अगर ए को देखेगी, यानी कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हमने रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन में ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है, ठीक है। हाँ, तो फिर से पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर आर ए बी लिखा जाएगा। और अगर ट्राइंगल लॉ की बात करें, अगर आप दो वेक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं, एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, है ना, तो जो इसका रिजल्टेंट होता है, जो थर्ड वेक्टर है, वो ऑपोजिट ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं फॉर अ गिवन पॉलीगॉन। अगर ये ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन, तो हमने क्या करा, दो साइड्स को ऑर्डर में अरेंज करा, थर्ड साइड जो ऑपोजिट ऑर्डर में है वो उसका रिजल्टेंट शो करती है। तो यहाँ पे मुझे ऑर्डर में क्या दिख रहा है, आर बी और आर ए बी, ये ऑर्डर में दिख रहे हैं, और ऑपोजिट ऑर्डर में मुझे क्या दिख रहा है, आर ए। तो बेसिकली आर ए बी और आर बी का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, आर ए होना चाहिए। देख लो बच्चा पार्टी यहाँ पे एक बार अच्छे से, यही इक्वेशन यहां लिखी है, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ। अगेन व्हाट इज आर ए, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन वेक्टर, आर बी पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, आर ए बी पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। यहां से अगर मैं आर ए बी निकालूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर ए माइनस वेक्टर आर बी, वेक्टर आर ए माइनस वेक्टर आर बी। और अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, तो देखो बेटा, आर ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, करेक्ट, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हमने डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी, क्या मिलेगी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ये क्या होगी बेटा, ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी, relative velocity of A with respect to B, ठीक है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर V, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। अगर A और B दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और तब आप A से B को देखो या B से A को देखो, तो इसको किस तरीके से मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, वेक्टर VAB इज इक्वल्स टू वेक्टर VA माइनस वेक्टर VB। अगर आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अब ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा, dv by dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b। तो ये जो फॉर्मूले हैं, इनफैक्ट ये हमने रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन के केस में भी ये फॉर्मूले देखे थे, बड़े सिंपल है। तो वंस अगेन बच्चा वाड़ी, अगर मेरे को आर ए भी लिखना है, ठीक है, तो जो पहले आ रहा है उसको पहले लिख दो, आर ए माइनस आर बी। सिमिलरली अगर मेरे को वी ए भी लिखना है, तो वी ए माइनस
वी बी, ठीक है। सिमिलरली ए बी लिखना है, ठीक है, तो ए माइनस ए बी। ये मेन आपके 3 एम्पिरिकल फॉर्मूला है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त याद रखने हैं, ठीक है। चलो सीधे क्वेश्चंस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन है 2 cars A and B both have the same speed of 5 meter per second. 2 cars A and B both have the same speed 5 meter per second. 2 cars हैं, A और B दोनों की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड इक्वल है, सेम है। कार A is moving टूवर्ड्स ईस्ट वाइल बी इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ। आप देख सकते हो कि ये जो कार ए है ये ईस्ट में जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है, और जो कार बी है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। फिगर में क्लियर है। दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ है वो एकदम बराबर है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। गिवन है क्वेश्चन में कि वी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट्स 5 मीटर पर सेकेंड। ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ, भैया डायरेक्शन ऑफ मोशन बनानी है। पहला केस, कार ए एज सीन फ्रॉम कार बी। कार बी में बैठा हुआ कोई इंसान अगर कार ए को देखे तो क्या कार ए उसको ऐसी सीधी जाती हुई दिखेगी, कैसी जाती हुई दिखेगी, ठीक है। इसको इन शॉर्ट आप लिख सकते हो कार ए सीन फ्रॉम कार बी, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वाला फॉर्मूला। तो ये होता है वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था। इसको आप लिख सकते हो वेक्टर वी ए बी प्लस वेक्टर वी बी इज इक्वल्स टू वेक्टर वी ए। देखने में छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, यानी कि आपको एक ट्राइंगल बनाना है। उस ट्राइंगल के 2 वेक्टर्स कौन कौन हुए, वी ए बी और वी बी, उस ट्राइंगल के 2 वेक्टर्स हो गए। और उस ट्राइंगल का रिजल्टेंट क्या हो गया बेटा, उस ट्राइंगल का रिजल्टेंट हो गया वी ए, ठीक है। देखो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वेक्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेक्टर के लिए, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैंने इधर ओ से ये बनाया वी बी, ठीक है, और इसी ओ से मैंने ये बना दिया वी ए। क्या ऐसा बनाया जा सकता है? बिल्कुल। क्यों? जो वी बी है उसका मैग्नीट्यूड ये मैंने 5 लिया और इक्वल मैग्नीट्यूड का वी ए बना दिया। वी ए की डायरेक्शन ईस्ट थी जो कि अभी भी है, जो मैग्नीट्यूड था वो अभी भी है। वी बी की डायरेक्शन नॉर्थ थी और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो बिल्कुल ऐसा बनाया जा सकता है। अब अपन को एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें ए रिजल्टेंट के तरह काम करे, एक ऐसा काम करे रिजल्टेंट के तरह काम करे, है ना, और वी बी और वी ए बी उसके 2 वेक्टर आर्म्स हो, यानी कि वी ए बी को और वी बी को हमें ऑर्डर में लेना है। यानी कि इस तरीके से हम ले सकते हैं वी ए बी को। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, समझ आ गया। ये और ये ऑर्डर में, ये रिजल्टेंट हो गया एज पर द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लो पढ़ लो इसको अच्छे से, करेक्ट है। अच्छा, पूछा था कि ए का पाथ कैसा दिखेगा, वी ए बी जैसा दिखेगा, पर ये समझना अभी भी मुश्किल है। आप एग्जैक्ट डायरेक्शन तो तब पता कर पाओगे जब आपका रेफरेंस पॉइंट इधर सेंटर पे हो। तो आपको वी ए बी को यहां नहीं बनाना, सेंटर पे बनाना है। तो वी ए बी को सेंटर पे बनाने का तरीका क्या हो सकता है, आपको इक्वल वेक्टर बनाना पड़ेगा। इक्वल वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड डिट्टो सेम और डायरेक्शन सेम, है ना। तो अगर मैं वी ए बी के एक पैरेलल वेक्टर बनाऊं इक्वल मैग्नीट्यूड का, ठीक है, यहां ध्यान से देख लेना बेटा, इस पॉइंट से ये बनाया मैंने एक पैरेलल वेक्टर जो वी ए बी के ठीक पैरेलल है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। इनफैक्ट अगर मैं इसको जोड़ दूं तो एक पैरेललोग्राम बनना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां मैंने लिख दिया वी ए बी। क्या ये लिखा जा सकता है? ये बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये दोनों पैरेलल है, डायरेक्शन इनकी सेम है और मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल वेक्टर हुए। अब डायरेक्शन कैसे लिखी जाएगी, ये साउथ से ईस्ट की तरफ जा रहा है तो इसको लिखा जाएगा ईस्ट ऑफ साउथ। क्या लिखा जाएगा, ईस्ट ऑफ साउथ। मतलब कि जब कार बी में बैठा हुआ आदमी या बैठी हुई तितली जब वो कार ए को देखेगी तो उसको कार ए ऐसी जाती हुई दिख रही है ईस्ट ऑफ साउथ। अगला सवाल, कितने डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ये अगला सवाल आना चाहिए, ठीक है। तो बेटा बड़े गौर से देखना,
ये और ये बराबर हैं, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बने? हाँ जी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बने। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बने, इसका मतलब कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये एंगल बराबर होने चाहिए। करेक्ट है? ओके। अब अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, मान लो अगर ये 90 है, तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल कितना हुआ? 45 डिग्री हुआ। ये एंगल कितना हुआ? 45 डिग्री हुआ। करेक्ट? अब आपको पता है कि ये भैया ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो अगर ये 45 है तो ये कितना हुआ? 45 हुआ। तो बेटा ये कितना हुआ? बड़ा आसान सा सवाल है ये कितना हुआ? 45 डिग्री हुआ, है ना? ये भी 45 हुआ और ये भी 45 हुआ। करेक्ट? तो यहाँ पे एक और टर्म जोड़ो, 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो पूछा था कि कार बी में बैठे हुए आदमी को कार ए कैसे जाते हुए दिखेगी 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये पार्ट ए का आंसर है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। कार बी सीन फ्रॉम कार ए, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? कार बी सीन फ्रॉम ए, तो वी बी ए की बात हो रही है। कैसे लिखा जाएगा? वी बी माइनस वी ए लिखा जाएगा। ए को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा? वी बी ए वेक्टर में प्लस वी ए कर दो, प्लस वी ए कर दो तो इक्वल्स टू वी बी। अब आपको क्या करना है? अब एक ट्राइंगल बनानी है। ठीक है, एक ट्राइंगल बनानी है जिसमें वेक्टर आर्म क्या क्या होंगे? वी बी ए और वी ए ये वेक्टर आर्म होंगे और वी बी उसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, चलो फिर से देखो। तो ये हो गया ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। ये मैंने बना दिया वी ए, ये मैंने बना दिया वी बी। इक्वल मैग्नीट्यूड के दिख रहे हैं आई सपोज, है ना? ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे। ये था अपना वी ए और ये था अपना वी बी। अब इक्वेशन के हिसाब से जो वेक्टर वी ए है बेटा, है ना, वी ए और वी बी ए, ये दोनों आर्म्स बनेंगे वेक्टर आर्म्स और वी बी रिजल्टेंट बनना चाहिए। वी बी को अपन को रिजल्टेंट बनाने का है। ठीक है, किसको रिजल्टेंट बनाने का है बच्चों बाड़ी? वी बी को रिजल्टेंट बनाने का है। कैसे बनाया जाए वी बी को रिजल्टेंट? जब आप ऑर्डर में लेंगे किसको? वी ए को और एल ओ वी बी ए को। ऑर्डर आया? ये देखो, ये दोनों आर्म्स ऑर्डर में है और ये ऑपोजिट ऑर्डर में है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे? वी बी ए बोल देंगे। ठीक है, अगेन ये 5 मीटर पर सेकेंड 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री हो गया ईच। ठीक है, और फिर से अब एक्चुअली अगर अपन को वीबीए की डायरेक्शन देखनी है तो अपन को वीबीए के एक पैरेलल वेक्टर बनाना है। कहां से? ये इस पॉइंट से पैरेलल वेक्टर बनाना है। बनाए, ऐसा बनेगा पैरेलल। करेक्ट, इसके पैरेलल यहां इस सेंटर पे ऐसा बनेगा। ये वेक्टर क्या कहलाएगा? वी बी ए कहलाएगा, ब्लैक कलर में। कैसा दिख रहा है ये दिख रहा है वेस्ट की तरफ। करेक्ट, नॉर्थ से वेस्ट जाता हुआ। ठीक है, हम यूजुअली जब एंगल्स देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। एंगल्स को कैसा देखा जाता है? एंटी क्लॉकवाइज देखा जाता है। तो इसीलिए हम पिछले बार हमने क्या लिखा था? ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से ईस्ट जाता हुआ। इस केस में हमने क्या लिखा था? ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब कि साउथ से वेक्टर ईस्ट की तरफ जा रहा है। ऐसे ही अब ये नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जा रहा है और बाय सेम लॉजिक ये एंगल 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा? पार्ट बी में 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ या फिर 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिपिक्ट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं पार्ट सी की। फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार ए रिलेटिव टू बी। कार ए की वेलोसिटी रिलेटिव टू बी निकालनी है। बेटा डायरेक्शन तो अपन पहले निकाल चुके, तो बचा क्या है? मैग्नीट्यूड निकालने का बचा है। सही, उसके बाद बोला है फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार बी रिलेटिव टू। दोनों ही केसेस में आपको रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि दोनों ही केसेस में आप डायरेक्शन बता चुके हो। ठीक है, दोनों ही केसेस में आप डायरेक्शन बता चुके हो बच्चा पाड़ी। ओके, तो निकाले अपन मैग्नीट्यूड।
भैया सिंपल सा लॉजिक है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको ये राइट ट्राइंगल दिख रहा है, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे कार ए और कार बी दोनों का मैग्नीट्यूड 5 था, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वही चीज है, 5 और 5 का स्क्वायर बनेगा। सो बेसिकली VAB मैग्नीट्यूड एंड VBA मैग्नीट्यूड, जो कि पार्ट आपका C एंड D है, मैग्नीट्यूड पूछा गया है, दोनों कितना आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा बेटा 5√2 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है, ओके। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगले सवाल में आपके पास ये फिगर भी गिवन है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल रिलेटिव टू द ग्राउंड पूछा गया है। एक वेज है जो कि पीछे की तरफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहा है, मूविंग वेज के ऊपर बॉल नीचे गिर रही है, तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द वेज, ठीक है। v2 नीचे दिया हुआ है। पहले सवाल का जो पहला पार्ट है वहां पे बोला है कि बॉल की जो वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, सिंपली बोलो तो VBG और सिंपली बोलो तो वेलोसिटी ऑफ बॉल, है ना, VB लिख सकते हो, तो वो कितनी है वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू वेज, तो इसको लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज, ऐसे, ठीक है। इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बॉल बराबर VBW प्लस VW, इसका मतलब ये देख लो बेटा। अच्छा VBW क्या है V2 और VW क्या है V1, ये VW है अपना वेलोसिटी ऑफ वेज, तो इसका मतलब क्या है वेक्टर V1 प्लस वेक्टर V2, इसकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वेक्टर V1 प्लस वेक्टर V2 की बात हो रही है। अच्छा उसके अलावा अगर मैं V2 और V1 को एक पॉइंट से बनाऊं, ठीक है, गौर से देखना बच्चा बड़ी, यहां पे V1 को ऐसे बनाया जा सकता है, ये हो गया आपका वेक्टर V1, V2 को आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये हो गया आपका वेक्टर V2। अगर इन दोनों से आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट आपकी VB है, ठीक है। आप देख सकते हो कि अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल होगा यहाँ पे ये थीटा होगा, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना होगा थीटा। तो ये जो रिमेनिंग एंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। मतलब कि V1 और V2 के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री माइनस थीटा का एंगल बन रहा है। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे हम कंप्लीटली लगा सकते हैं, VB का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। तो VB का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, कैसे लिखेंगे, अंडर रूट, ये जो दो वेक्टर्स हैं V1 V2, तो ये हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स V1 V2 और कॉस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा। सो 180 माइनस थीटा पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है तो माइनस 2 टाइम्स V1 V2 कॉस थीटा, ठीक है। इस तरीके से मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ बॉल VB के लिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो आई सपोज ये पार्ट ए क्लियर हो गया होगा बच्चों। सेकेंड पार्ट में बोला है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट द बॉल अपीयर्स टू मूव वर्टिकली। थीटा कितना हो, इस एंगल को कितना रखा जाए, ये जो वेज की इंक्लिनेशन है ये कितना रखा जाए, कितनी हो, ताकि जो बॉल है ऐसा लगे कि ये तो वर्टिकली मूव कर रही है। ऑब्जर्वर फिक्स्ड विद द ग्राउंड, जो भी ऑब्जर्वर यहाँ ग्राउंड से इस बॉल को टपकते हुए देख रहा है, उस ऑब्जर्वर को ये बॉल कैसी लगे, ऐसी लगे, ठीक है। अगेन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट द बॉल अपीयर्स टू मूव वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर है बच्चा वाड़ी, ठीक है। अब बड़े गौर से देखना कि यहां पे डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या होंगे। तो अब यहां देखते हैं बच्चा वाड़ी,
v1 को आप ऐसे बनाएंगे, ये बन गया आपका v1, मैग्नीट्यूड बनाया है, वेक्टर की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड शो कर रही है। और v2 को आप कैसे बनाएंगे, v2 को बनाएंगे आप कुछ इस तरीके से, करेक्ट। ये एंगल कितना है, थीटा। रिजॉल्व करिए इसको, ठीक है। तो ये बना v2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये बना ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, करेक्ट। इसको आप कैसे लिखेंगे, v2 साइन थीटा, इसको कैसे लिखेंगे, v2 कॉस थीटा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हमने लिखा था वेलोसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2। v1 को जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा v1 और ये माइनस एक्स के अलॉन्ग है तो माइनस आई कैप। तो यहाँ पे वेक्टर v1 की जगह पे क्या हो जाएगा, v1 माइनस आई कैप। उसके बाद जब v2 को आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, v2 को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, v2 कॉस थीटा जो कि प्लस आई कैप के साथ लिखा जाएगा, और जो v2 साइन थीटा है बेटा ये माइनस वाई एक्सिस में आता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, v2 साइन थीटा माइनस जे कैप, इसको ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। आगे लिखेंगे v1 माइनस आई कैप, तो ठीक है, जब v2 की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस v2 कॉस थीटा आई कैप, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस v2 साइन थीटा जे कैप, ठीक है। अब बोला है कि हॉरिजॉन्टल में दिखना नहीं चाहिए बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स जाते हुए दिखनी चाहिए। ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको बॉल नीचे टपकती हुई दिखनी चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिख रहे हैं, ये हिस्सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये 0 के बराबर हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं माइनस v1 आई कैप, ठीक है, प्लस v2 कॉस थीटा आई कैप बराबर 0। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर, देख लो बेटा v1 उधर जाएगा तो v1 अपॉन v2। यहां से लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स v1 अपॉन v2। कितना एंगल हो ताकि बॉल जो है वो वर्टिकली गिरती हुई दिखे, वो इस रिलेशन से डिटरमाइन किया जा सकता है, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स v1 बाय v2। ओके, तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन थे बच्चा रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन पे। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम थोड़े से और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, एडवांस मतलब कि मेजरली ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहां पे कुछ मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स होंगे और दोनों कॉन्सेप्ट लगा के आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ये सेक्शन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन में आते हैं। अगले लेक्चर में हम रेन अम्ब्रेला के क्वेश्चंस भी करेंगे, उसके कुछ हिस्से, कुछ पोर्शन सीबीएसई में ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं बता दूंगी कि भैया ये आपके एनसीईआरटी में है और ये आता है, ठीक है। तो अगला लेक्चर तो आपको देखना ही है। साथ में अभी के लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, इस क्वेश्चन को एक बार गौर से देख लीजिए, रिलेटिव मोशन इन लिफ्ट। जो भी हम अगला लेक्चर करेंगे उसमें सबसे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर उसके पहले आप जहां भी जिस भी मीडियम के थ्रू ये वीडियो देख रहे हो, इसको सॉल्व करके आपको आपका सोल्यूशन मुझे पोस्ट करना है। सपोज आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, और अगर आप ऐप पे देख रहे हो तो जो भी आपका डाउट का सेक्शन है उसमें आप आंसर पोस्ट करो, ठीक है। ओके, सो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन द रेफरेंस फ्रेम, ये हमने 1 डायमेंशन में पढ़ा था। ये जो पोर्शन है, ठीक है, अगर मैं लिफ्ट की बात करूं तो एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो कितना होता है ऑफ लिफ्ट इन द फ्रेम ऑफ लिफ्ट, g प्लस a होता है। ये कुछ इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये कुछ इक्वेशंस हैं लिफ्ट के केस में जो हम डिराइव करेंगे, और आपको बताना है कि ये इक्वेशंस आएंगी कैसे, किस तरीके से आप टाइम, हाइट या फिर रेंज निकाल सकते हैं लिफ्ट के अंदर मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। अभी के लिए मैं इसको क्यों सॉल्व नहीं करवा रही हूं, उसका एक रीजन है। जब आप पढ़ेंगे टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन हम बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तब आपको कुछ सिमिलर इक्वेशंस जो है वहां देखने को मिलेंगी।
ये सारी इक्वेशंस वहाँ जो है डिराइव करवाई जाएंगी और ये दोनों केसेस के बीच में एनालॉजी, कंपैरिजन आपको बताया जाएगा। फिलहाल आपको अपनी बुद्धि लगानी है, आपको खुद समझना है कि आप ये कैसे डिराइव कर सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको इसकी मेथड बता दूंगी और प्रोजेक्टाइल मोशन में इसका हम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चा इस लेक्चर में तो इतना ही है ना। थैंक यू सो मच कि आपने पेशेंटली सारे नोट्स बनाए होंगे, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप बनाते होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।